Okay, now the next article is about Compton effect. ये Compton effect है क्या क्या बताता है? Basically it tells about the particle nature of photon, कि photon behave as a particle. जब अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर, तो उसमें ये कॉम्पटन इफेक्ट आ जाता है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, पेयर प्रोडक्शन आ जाता है, तो आप इनको बताएंगे. Okay, in 1923, Arthur Compton showed both energy and momentum are transferred by photons. ये उसने कहा था कॉम्पटन ने, इसीलिए इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं. अच्छा, ये क्या हर रेडिएशन के ऊपर हो जाता है? ये प्रोसेस क्या है, इसमें उसने क्या किया था? तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने रेडिएशन बनाई है ऑफ सर्टन वेवलेंथ. कौन सी वेवलेंथ? शॉर्ट वेवलेंथ. किस रेंज में आती है? एक्स रे की रेंज में आती है. सो व्हेन एक्स रे, beam of X-ray of short wavelength strike with electron at rest. Electron is target, ये rest पे है. तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि इसकी अगर आप देखें तो वेवलेंथ ये है, और अब अगर आप इस फिगर में देखें कि आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन व्हाट हैज हैपेंड, वेवलेंथ हैज चेंज. अगर तो ये चेंज ना होती तो ये जो मैंने E इज इक्वल टू एच एफ लिखा है, तो यहाँ पे भी E इज इक्वल टू एच एफ होता. और वैसे भी अगर आप देखो तो ये डायग्राम से पता चल रहा है कि पहले ये वेवलेंथ थी, अब ये बढ़ गई है. बढ़ने का कैसे पता चलता है? जैसे अगर पहले ये इतनी है और अब अगर ये इतनी हो गई है तो वेवलेंथ हैज इंक्रीज. वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी जो एनर्जी है ई प्राइम, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो ई प्राइम कम है किसके मुकाबले में? ई के. ई प्राइम किसकी एनर्जी है? स्कैटर्ड, आफ्टर स्कैटरिंग, स्कैटर्ड वेव. और जो ई है वो किसकी है? वो है इंसिडेंट वेव की. उसने ये था जो उसने एक्सपेरिमेंट किया और जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी. अब इसमें क्या ऐसी बात है जो कि पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है और जो कि बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है? वो ये है कि उसने यूज़ क्या किया और कैसे एक्सप्लेन किया. उसने कहा फोटोन हैज़ एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, और उसका मोमेंटम भी होता है. अगर उसका मोमेंटम होता है, जिसको इससे शो किया गया, जो कि ये पार्टिकल नेचर को बताता है, जो हमने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में पढ़ा था, व्हेन फोटोन इंटरैक्ट्स विद मैटर, अगर तो उसके पास मोमेंटम भी है, अगर उसके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, और अगर वो ट्रांसफर हो जाता है, मैटर यानी इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है दिस हैज़ अ रेडिएशन नेचर, और मैटर जैसे आपका पार्टिकल नेचर आ जाता है, तो एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर्ड. आप खुद सोचें कि अगर एक रेडिएशन है और एक मैटर है, तो रेडिएशन कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है? लेकिन देखा ये गया कि एनर्जी हैज़ ट्रांसफर्ड. तो इसकी ये कॉम्पटन मेजर्ड द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्स-रेज, जिससे उसको पता चला कि बेसिकली दिस वेवलेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वेवलेंथ. एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, एंड ऑल्सो द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्स-रे is less as compared to energy of incident X-ray. क्लासिकली, ये मैंने क्लासिकली लिखा है कि क्या क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हो गई. अब ये दिस कांट बी एक्सप्लेन्ड, ये समझ नहीं आ रहा कि क्लासिकली ये क्या फिनोमेना पॉसिबल है. ओके, क्लासिकली एक्स-रे इज साइनसॉइडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इफ इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन शुड ऑसिलेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव. होना क्या चाहिए था? जब भी कोई वेव किसी पार्टिकल से टकराएगी, ये क्लासिकल थ्योरी हमें वेव थ्योरी क्या बताती है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में अपने 9th चैप्टर में, मेरा ख्याल है वेव थ्योरी में, जिसमें वेव फ्रंट्स बने होते थे ऐसे करके वेवलेट से, वो ये बताती है कि एक्स रे इज अ साइनसॉइडली ऑसिलेटिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे बनी होती है ये पिक्चर अगर आपके ज़हन में हो. इफ इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, जब भी ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगी
तो क्या होगा, देन द इलेक्ट्रॉन शुड ऑसिलेट, इट शुड स्टार्ट ऑसिलेटिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव, और ये फॉर्मूला आपको वो फोर्स एक्सर्ट करेगी F इज इक्वल टू माइनस ई। इलेक्ट्रॉन, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन शुड ऑसिलेट एट सेम फ्रीक्वेंसी, इसकी भी वही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो इसकी है, एज वेव, एंड शुड सेंड वेव, और जो ये सेंड करेगी जाहिर बात है उसकी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, राइट? ओके, thus X-rays scattered by electron should have same wavelength as X-rays in the incident beam. अब ये आपकी बुक में इसको इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए जिससे आपको बताया हुआ है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो ये आपको पूरी तरह क्लियर होना चाहिए कि हुआ क्या है, उसने क्या सपोज किया था। उसने कहा था फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम है, पार्टिकल नेचर है, अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा। बिल्कुल ये ऐसे जैसे दो पार्टिकल्स की हेड ऑन कोलिजन होती है, जो कि आपने अपने फर्स्ट ईयर में 6th चैप्टर में पढ़ा था कि जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट either it will move in the forward direction, और जो डिफरेंट केसेस थे वो आप सबने पढ़े थे। यही चीज उसने कहा है कि ऐसे ही हो रहा है कि फोटोन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल जब वो स्ट्राइक किए, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ पार्टिकल, और जब दोनों टकराएंगे तो अगर तो वो पार्टिकल है तो क्या होना चाहिए, मोमेंटम एंड एनर्जी शुड बी ट्रांसफर्ड। जबकि क्लासिकल थ्योरी हमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट बताती है, वो ये नहीं कहती, वो कहती है अगर ये वेव है तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, जो वेव एमिट होगी उसकी वही वेवलेंथ होनी चाहिए। Compton interpreted scattering as energy and momentum transfer. This is the most important point. Interaction between electromagnetic wave and electron at rest. उसने क्या किया, ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स में लिख दिया कि पहले इंटरेक्शन हुई और बाद में क्या हुआ, आफ्टर इंटरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एक्स-रे चेंजेस एंड इलेक्ट्रॉन रिकॉइल्स एज एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड। अब ये देखें, आपको पता है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर तो एनर्जी कंजर्व हुई है, अगर कुछ एनर्जी किसी को दे दी गई है तो दूसरे की एनर्जी कम हो जानी चाहिए, ये मतलब है इसका। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है, एनर्जी ऑफ द एज एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, सो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्स-रे जो कि E प्राइम है इज लेस देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एक्स-रे, जो कि ये है E इज इक्वल टू HF, राइट? तो ये मैंने लिखा हुआ है, F प्राइम इज लेस देन F, लेमडा प्राइम इज लेमडा, वेवलेंथ लंबी होगी, ज्यादा होगी। डेल लेमडा आपकी बुक में फिर डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखा हुआ है, इसकी कैलकुलेशन नहीं है। अगर ये हाई क्लासेस में डेल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा H ओवर MC इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई, ये क्या है, दिस इज द कॉम्पटन वेवलेंथ। अच्छा, अब जो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, जो MCQ में क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एंगल होगा, कॉस, ये फाई की कौन सी वैल्यू होगी जब जीरो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, फाई की कौन सी वैल्यू होगी जब मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसके लिए ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने ये आप ग्राफ देखो तो ये देखो, ये लेमडा थी वेवलेंथ, ये इंसिडेंट एक्स-रे है, ये एट रेस्ट है, V0 है। जब ये टकराई है तो क्या हुआ, एंगल जीरो है, जब कोई इसका एंगल नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं हुई, तो जीरो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। आप करके भी देख सकते हो, डेल लेमडा किसके इक्वल था, H ओवर MC इंटू 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है। जीरो पे क्या आ जाएगा, H ओवर MC 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो वो जो आपकी वेवलेंथ थी, जितनी डेल लेमडा कुछ नहीं आया, शिफ्ट कोई नहीं आया, तो जितनी थी उतनी रही। दूसरे केस में अगर किसी भी एंगल पे है तो मैंने ये बना दिया पिक्चर जो कि कॉम्पटन की आपने देखी है। तीसरा देखो, जो कि मैंने आपको कहा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर जब बैकवर्ड स्कैटरिंग हुई है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं विद स्पीड v, और ये एक्स-रे बैकवर्ड स्कैटरिंग हुई है, और इसमें आप देख सकते हो मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। दोबारा इसमें आप पुट करके देख सकते हो तो ये आ जाएगा दोबारा H ओवर MC 1 प्लस 1, क्योंकि कॉस ऑफ 180 डिग्री इज 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2। तो दिस इज द मैक्सिमम।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट हो आप आगे देख सकते हो, ये मैंने ग्राफ बनाए हैं कि जब तो ज़ीरो था तो अब जो वेवलेंथ थी आपको वही मिली, ये थी उसके ऑब्जर्वेशन के इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान। यहाँ पे भी अलोंग वाई एक्सिस इंटेंसिटी है और इधर लैम्डा है। फाई के ऊपर ये थोड़ा सा शिफ्ट है। अब दिस इज द शिफ्ट, ये ओरिजिनल है और ये हमारा डेल लैम्डा है। दिस मच इज द शिफ्ट। एंगल को बढ़ा दिया है तो आप देख सकते हैं, मैंने रफली आपको दिखाने के लिए कि ये शिफ्ट बढ़ गया है और लंबी हो गई, और यहाँ पे इंटेंसिटी है एंड हियर इट इज लेम्डा। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कॉम्पटन इफेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन आता है वो इसी तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे।